Hello students, this is second part of your poetry fourth lesson, analogy written in a country churchyard. The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-billed shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. ये आपको पता है कि इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया गया कि कवि पोएट थॉमस ग्रे जो हैमलेट एक छोटे से गांव के चर्चयार्ड में बैठे हुए हैं, वहीं बैठ करके इस एलजी को, इस शोक गीत को लिख रहे हैं। इसमें वो आगे कहते हैं कि वो जो हैमलेट के छोटे से गांव के अनपढ़ गंवार फोर फादर हैं, जो अपने अपने ऊपर वाले में बताया गया कि अपने अपने प्रत्येक उस छोटे छोटे कब्रों में दफनाए हुए हैं, लेटे हुए हैं और हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। उनको प्रातः काल की जो समस्त चीज़ें हैं, जो लोगों को सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को आसानी से जगाने का कार्य करती हैं, ये तमाम सारे जो उत्प्रेरक हैं, ये उत्प्रेरक भी उन पर काम नहीं करेंगी, अर्थात कर रही हैं। अर्थात ये जो हैमलेट नामक गांव के सोए हुए, हमेशा हमेशा के लिए अपने अपने कब्रों में दफनाए हुए फोर फादर हैं, पूर्वज हैं, वो इन समस्त चीज़ों से अनजान है। कोई भी प्रेरणा, कोई भी उत्प्रेरक, कोई भी स्टिमुलस उनको जगा नहीं पाएंगी, जगा नहीं पा रही हैं उनके कब्रों से। यही द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। मॉर्न माने प्रातः काल की जो इंसेंस सुगंधित, ब्रीदिंग माने हवाएं, प्रातः काल की सुगंधित हवाओं की, ब्रीजी माने सुखद, काल माने पुकार। प्रातः काल की सुगंधित हवाओं की जो सुखद पुकार है, वो सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को पुकारने में कामयाब हो सकती हैं, जगाने में कामयाब तो हो रही हैं, किंतु नो मोर सेल राउज, ये बाद में मतलब ये कि सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को ये प्रातः काल की जो सुगंधित वायु होती है, वह सुगंध, वह एक सुखद पुकार करती हैं, अर्थात वह सुखद रूप से पुकारती हैं, अर्थात जगाने का कार्य करती हैं। द स्वैलो, ये जो छोटे छोटे पक्षी, अबाबील, स्वैलो का मतलब अबाबील पक्षी, अबाबील पक्षी ट्विटरिंग चहचहा रहे हैं, अर्थात प्रातः हो गया है और उस प्रातः काल में फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, स्ट्रा बिल्ट शेड का मतलब होता है घास फूस से बनी हुई, शेड माने छाया वाला स्थान, अर्थात झोपड़ी। लेकिन यहाँ पर द स्ट्रा बिल्ट शेड का मतलब सीधे सीधे है, स्ट्रा बिल्ट शेड का मतलब होता है घोंसला। फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट शेड, अपने घास फूस से बने हुए घोंसलों से, अर्थात छायादार स्थान से, अर्थात अपने घोंसलों से अबाबील नामक पक्षी ट्विटरिंग चहचहा रही हैं, ट्विटर कर रही हैं, अर्थात चहचहा रही हैं, अर्थात पुकार रही हैं कि सामान्य रूप से सोए हुए लोगों, सुबह हो गई है, उठ जाओ, उत्प्रेरणा का कार्य कर रही हैं। कॉक्स श्रिल क्लेरियन, कॉक्स श्रिल क्लेरियन, कॉक्स मुर्गे की, श्रिल तीखी, क्लेरियन माने बाग, यानी जो तीखी आवाज़ होती है उसी को क्लैरियन कहा जाता है। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, मुर्गे की तीखी आवाज़, तीखी बाग, अर्थात मुर्गे तीखी बाग दे रहे हैं, अर्थात ये मुर्गों की जो तीखी बाग है वो भी सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को उठाने में कामयाब होती हैं, सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को उठाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। और द इकोइंग हॉर्न, और ये जो हॉर्न है, हॉर्न का मतलब होता है बिगुल। और कौन बिगुल?
ये जो शिकारी होते हैं वो जंगलों में आसपास थोड़ी दूर पर क्या कर रहे हैं, थोड़ी दूर पर वो जो वहाँ पर स्थित है उस कब्रिस्तान में, उस कब्रिस्तान से थोड़ी दूर स्थित जंगल से जो शिकारी हैं वो शिकारी क्या कर रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, और वो हॉर्न इको हो रही है, अर्थात पूरे पर्यावरण में प्रतिध्वनित हो रही हैं, जो सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को उठाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही हैं। ये तमाम सारी चीज़ें सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को तो उठा पाने में सक्षम हैं, किंतु नो मोर सेल राउज, कोई भी चीज़ें, ये तमाम सारी चीज़ें क्या, देम माने उन्हें, अर्थात इस हैमलेट नामक ये जो गांव है, उस गांव के जो फोरफादर हैं, जो फ्रॉम दियर लोली बेड, जो अपने लोली बेड में अर्थात अपने अपने कब्रों में सोए हुए हैं, उन कब्रों में से उन्हें नो मोर सेल राउज, कोई भी बात, नो मतलब कोई नहीं, अर्थात ये कोई भी उत्प्रेरक, कोई भी बातें अपने कब्रों में लेटे हुए उन्हें अर्थात उस हैमलेट छोटे से गांव के पूर्वजों को उठाने में सक्षम नहीं होंगी, नहीं उठा पाएंगी, नहीं जगा पाएंगी। इस प्रकार यहाँ पर बताया गया कवि के द्वारा कि ये तमाम सारी चीज़ें तो सामान्य रूप से सोए हुए लोगों को उठा रही हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में जो इस हैमलेट नामक गांव के फोरफादर हैं, उन्हें ये सुबह उठाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं, अर्थात मर गए हैं। फिर उन्हीं जो हैमलेट नामक गांव के फोरफादर्स हैं, उन फोरफादर्स के लिए उन असभ्य अनपढ़ गंवार जो उस हैमलेट नामक गांव के पूर्वज हैं, नागरिक जिन्होंने इस जीवन में बहुत सारा कार्य किया, करते करते अत्यंत मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करते रहे और एक दिन वो चल बसे। इस प्रकार उनके जीवन का जो लेखा जोखा है, एनल्स का मतलब लेखा जोखा, वो उन गरीब हैमलेट के जो गरीब नागरिक जो फोरफादर्स मर चुके हैं, उनके जीवन का लेखा जोखा यद्यपि बहुत संक्षिप्त है, बहुत साधारण है। उन्हीं के जीवन पर ये जो एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन इस एम्बिशन को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है लेखक के द्वारा। यहाँ पर बताया गया है महत्वाकांक्षी। क्या कहा गया है? लेट नॉट अम्बिशन अर्थात महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को संबोधित करते हुए श्री थॉमस ग्रे कहते हैं, लेट नॉट मॉक माने होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। लेट नॉट मॉक, मजाक मत उड़ाने दो, अर्थात मजाक मत उड़ाओ द एम्बिशन, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों। दियर माने उनके, अर्थात उन हैमलेट नामक गांव के जो असभ्य फोरफादर्स हैं उनके। यूजफुल टॉयल, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने कठिन परिश्रम, उनके कठिन परिश्रम का, ऐ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों, तुम्हें उनके कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया है वो भी उतना ही उपयोगी है जितना आपका। इस प्रकार से उनका जो कठिन परिश्रम है वो अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार उन गरीब असभ्य फोरफादर्स जो इस कब्रों में लेटे हुए हैं, जो जिनके जीवन का लेखा जोखा अत्यंत संक्षिप्त है, उनके जीवन को लेकर के, उनकी बातों को लेकर के उन पर मजाक मत उड़ाओ। इस प्रकार से एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को पर्सनिफाई करके यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पर अर्थ महत्वाकांक्षी। ऐ महत्वाकांक्षी कांक्षा रखने वाले व्यक्तियों, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों, उनके कठिन परिश्रम, टॉयल माने कठिन परिश्रम, यूजफुल माने उपयोगी, उनके उपयोगी कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दियर होमली जॉयज, उनके जीवन की, उनके दियर माने उनकी, जो जॉयज माने आनंद है, अर्थात उनके जीवन के जो आनंद थे वो भी होमली बहुत साधारण थे,
अत्यंत साधारण थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और डेस्टिनी अर्थात भाग्य भी, ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट, विचित्र, और उनका भाग्य भी विचित्र था, अर्थात उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था। नॉट ग्रांडियर, इस प्रकार उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं दे रहा था। इस प्रकार से अमहत्वाकांक्षी व्यक्तियों उनके जीवन के जो उपयोगी कठिन परिश्रम हैं उसका मजाक मत उड़ाओ। नार ग्रांडियर, और ना तो ए ग्रांडियर, ग्रांडियर का मतलब यहाँ पर है महान व्यक्तियों अर्थात धनी व्यक्तियों। अधनी व्यक्तियों यानी धनी व्यक्तियों को ग्रांडियर, धनी व्यक्तियों को नार हियर, ना तो सुनना ही चाहिए। क्या? विद अ डिसडेनफुल स्माइल, घृणाजनक मुस्कुराहट के साथ, अपमानजनक मुस्कुराहट से उनके कठिन परिश्रम का, अर्थात कह दीजिए कि नॉर माने ना तो, ग्रांडियर अर्थात महान व्यक्तियों, अधनी व्यक्तियों, महान व्यक्तियों, इस प्रकार से कवि उन महान व्यक्तियों, धनी व्यक्तियों अर्थात महान व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहता है कि धनी व्यक्तियों को उनके ऑफ द पुअर, उन पुअर अर्थात उन गरीब हैमलेट नामक गांव के फोर फादर्स के जो एनल्स अर्थात जीवन का लेखा जोखा है, जो शॉर्ट, जो अत्यंत संक्षिप्त है और बहुत ही साधारण है, उन गरीब व्यक्तियों के जीवन के लेखा जोखा को घृणाजनक मुस्कुराहट के साथ अर्थात अपमानजनक मुस्कुराहट के साथ सुनना भी नहीं चाहिए, ना तो सुनना ही चाहिए। इस प्रकार अमहत्वाकांक्षी व्यक्तियों उनके कठिन उपयोगी किंतु कठिन परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वे उतना ही यूज़फुल हैं अर्थात उपयोगी हैं जितना कि तुम्हारे कार्य। दियर होमली जॉयज, उनके जीवन के आनंद अत्यंत साधारण थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनका जो डेस्टिनी था अर्थात भाग्य था वो भी ऑब्सक्योर, विचित्र था, अस्पष्ट था, अर्थात भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। नार ग्रांडियर, और ना तो धनी व्यक्तियों, यशस्वी व्यक्तियों, महान व्यक्तियों को उन गरीब लोगों के संक्षिप्त और साधारण जीवन के लेखा जोखा को घृणाजनक मुस्कुराहट के साथ, अपमानजनक मुस्कुराहट के साथ सुनना ही चाहिए। अर्थात उनके जीवन का लेखा जोखा यद्यपि बहुत शॉर्ट था, बहुत संक्षिप्त था और बहुत साधारण था, किंतु अत्यंत उपयोगी था। वह भी उतना ही योगदान था इस देश के विकास में जितना कि आपका। इसलिए उन गरीब लोगों के अत्यंत संक्षिप्त और साधारण जीवन के लेखा जोखा को डिसडेनफुल स्माइल के साथ, अपमानजनक घृणाजनक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए, अर्थात उनका मजाक, उनकी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर। कवि लास्ट में कह रहे हैं कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री का मतलब होता है कुलीन वंश में उत्पत्ति का, बोस्ट माने सेखी बघारना। हेराल्ड्री, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, कुलीन वंश, हेराल्ड्री उच्च वंश में उत्पन्न होने का सेखी बघारना। द पंप ऑफ पावर, द पंप ऑफ पावर, बाहरी आडंबर या सांसारिक शक्ति। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो तमाम सारी सौंदर्य। एंड दैट वेल्थ, और वो तमाम सारा धन संपत्ति। इवर गेव, एक दिन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, यानी अपने उच्च वंश पर ध्यान दीजिए, अपने उच्च वंश पर, अपने कुलीन वंश में उत्पत्ति पर सेखी बघारना। सेखी बघारने वालों से यहाँ पर कह रहे हैं कि उच्च वंश में उत्पत्ति पर अभिमान करने वालों, तुम्हें अपने उच्च वंश की उत्पत्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए, बोस्ट, सेखी नहीं बघारना चाहिए। क्योंकि द पंप ऑफ पावर, क्योंकि ये जो सांसारिक शक्ति है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ये सारा जो सौंदर्य है, एंड ऑल दैट वेल्थ, और वो तमाम सारा धन संपत्ति, इवर गेव, एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा।
कुछ भी तुम्हारे साथ रहेगा नहीं। और अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल माने निश्चित, आवर माने समय, तो निश्चित समय क्या होता है? मृत्यु। यानी इनएविटेबल आवर अर्थात मृत्यु का इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, अर्थात मृत्यु होगी ये कभी भूलना नहीं चाहिए। कितना भी सौंदर्यशाली क्यों ना हो, कितना भी धन संपत्तिशाली क्यों ना हो, कितना ही पंप ऑफ पावर सांसारिक शक्ति तुम्हारे पास क्यों ना हो, बाहरी आडंबर क्यों ना हो, उस पर तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए। भले ही तुम उच्च वंश में उत्पन्न हुए हो, लेकिन मृत्यु तो तुमको भी आएगी। इसलिए कुलीन वंश में उत्पन्न व्यक्तियों, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, निश्चित समय की प्रतीक्षा करते रहो, अर्थात मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहो, अर्थात मृत्यु आएगी ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? द पथ्स ऑफ ग्लोरी, क्योंकि जो ग्लोरी का रास्ता है, गौरव का रास्ता है, यह पथ का रास्ता है, वह भी लीड्स ले जाता है बट टू द ग्रेव, कब्र की ओर ही। यानी ये जो पथ का रास्ता है वो ये जो ग्लोरी का रास्ता है अर्थात यश का रास्ता है, वह भी कब्र की ओर ही अग्रसर होता है। अर्थात अपने जीवन में आपने कितना ही यशस्वी यश को आपने प्राप्त कर लिया, आप कितने ही यशस्वी कीर्तिशाली क्यों ना हो गए हों, आपके जीवन का रास्ता भी ग्रेव अर्थात कब्र की ओर ही जाएगा, मृत्यु की ओर ही जाएगा। इसलिए अपनी उच्च कुलीन वंश में उत्पत्ति पर बोस्ट ना करो, अर्थात अभिमान ना करो। और किस पर अभिमान ना करो? द पंप ऑफ पावर, अर्थात ये जो सांसारिक शक्ति है, बाहरी आडंबर है, इस पर भी अभिमान ना करो। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ये समस्त ब्यूटी अर्थात ये जो तुम्हारे पास बहुत सारा सौंदर्य है, इस पर भी अभिमान ना करो। एंड ऑल दैट वेल्थ, और ये समस्त धन संपत्ति जिस पर तुम अभिमान करते हो, ये बरगेव एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए उच्च कुलीन वंश में उत्पन्न व्यक्तियों सभी को संबोधित करते हुए यहाँ पर थॉमस ग्रे कहते हैं, वेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, यानी निश्चित समय अर्थात मृत्यु की हमेशा प्रतीक्षा करते रहो, इंतजार करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को भूल जाता है कि उसकी भी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं मानता अर्थात वह भूल जाता है कि उसकी भी मृत्यु होगी, वह व्यक्ति जीवन में बहुत सारे गलत कार्य करने लगता है। इसलिए हमेशा निश्चित समय अर्थात मृत्यु का इंतजार करते रहो, क्योंकि वह निश्चित है, वह अनिवार्य है। एंड पथ ऑफ ग्लोरी, और आपने अपने जीवन में कितना भी यश क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आपका भी रास्ता कब्र की ओर ही जाता है। अर्थात निश्चित रूप से आपका जो कीर्ति का जो रास्ता है, यश का जो रास्ता है, वह भी मृत्यु की ओर ही अग्रसर होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान मत करो। इतना हमने आपको पढ़ा दिया। थैंक यू।